हाँ बच्चों, मैं इंटरमीडिएट फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे कि कूलाम का नियम बताए थे। कूलाम के नियम के बाद है कई आवेश रखे गए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर Q1 है, यह Q2 है, यह Q3 है। इसी तरह से कई आवेश रखे गए हैं। यहाँ पर Qn है। मूल बिंदु O से, ये देखिए O है, मूल बिंदु O से Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3 की स्थिति सदिश क्रमशः देखिए Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश कितना है, R12। देखिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, यूनिट R12। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना है, R13। Q1 Qn मतलब कई आवेश हैं, उनके बीच की दूरी कितना है, इतना R1n, यूनिट R1n है। ठीक है। तो भिन्न भिन्न आवेशों के कारण Q2, Q3, Q4 इत्यादि आवेशों का Q1 पर लगने वाला बल कितना होगा, आपको बता दें। Q1 के कारण लगने वाला, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल अगर F12 है, वेक्टर F12 है, Q1 Q3 के कारण लगने वाला बल कितना है, F13 है। ठीक। इसी तरह से डॉट 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 Qn के कारण लगने वाला बल Q1 F1n वेक्टर F1n है। तो परिणामी बल Q1 पर कार्य करने वाला परिणामी भिन्न भिन्न आवेशों का भिन्न भिन्न आवेश अगर Q2, Q3, Q4, Q5, Qn तक रखे गए हैं। तो सभी आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना होगा, परिणामी बल वेक्टर F बराबर वेक्टर F1 F2 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 डॉट 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 वेक्टर 1n। सही। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसी को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या चीज़ होता है, किसी आवेश पर, किसी भी आवेश पर कार्य करने वाला अगर कोई निकाय है, कई, इस निकाय में कई आवेश रखे गए हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, कई आवेश रखे गए हैं। तो किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला बल भिन्न भिन्न आवेशों के कारण उस आवेश पर कार्य करने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब Q1 पर कार्य करने वाला बल, Q2 कारण कार्य करने वाला बल कितना है, वेक्टर F12 है। Q3 कारण कार्य करने वाला बल कितना है, वेक्टर F13 है। ठीक। इसी तरह से Q4 होगा तो उसके कारण कार्य करने वाला बल Q1 पर कितना होगा, वेक्टर F14 होगा। डॉट 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 इसी तरह से Qn के कारण कार्य करने वाला बल वेक्टर F1n है। तो परिणामी बल कितना होगा, Q1 पर कार्य करने वाला परिणामी बल कितना होगा, वेक्टर F बराबर भिन्न भिन्न Q1 पर कार्य करने वाला Q2 कारण लगने वाला बल, Q3 कारण कार्य करने वाला बल, Q4 के कारण कार्य करने वाला बल डॉट 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 Q1 के कारण कार्य करने वाला बल के बीजगणितीय योग के, बीजगणितीय कर रहा हूँ, सदिश योग के बराबर होगा। ठीक। अब आगे मैं चल रहा हूँ सबको अलग अलग सिद्ध करने। कूलाम के नियम से क्या होगा, Q2 के कारण आवेश Q2 के कारण Q1 पर कार्य करने वाला वैद्युत बल कितना होगा, F12 वेक्टर F12। कूलाम के नियम से क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा इन दोनों के बीच की दूरी R12 है, R12। ठीक। और इनके बीच का, चूँकि मैं बता दूं
कि वेक्टर के रूप में जब लिखा जाता है तो परिमाण अलग हो जाता है, यूनिट अलग लिखा जाता है। तो यूनिट कितना है, R12, ठीक। R, यह R है, ये भी R है, दोनों R ही लिखा गया है। फिर Q3 के कारण, फिर Q3 के कारण Q1 पर कार्य करने वाला वैद्युत बल, सही, क्या होगा, Q13, वेक्टर Q13 बराबर कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q3 बटा दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, R13 यूनिट R13, ठीक। आगे Q4 के कारण, ठीक उसी तरह Q4 के कारण Q1 पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, F14 वेक्टर M14 1/4πε0 Q1 Q4 बटे R14 यूनिट R14, यूनिट का निशान इसके ऊपर है। इसी तरह से डॉट 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 Qn, जो Qn रखा गया है के कारण Q1 पर कार्य करने वाला बल, ठीक। हाँ, तो कार्य करने वाला बल कितना होगा, वेक्टर 1n के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। वेक्टर 1 बराबर कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Qn बटा R1n यूनिट R1n, ठीक, ऐसे लिखा जाए मैं, ठीक। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से, यही अध्यारोपण का सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक, Q1 पर कार्य करने वाला परिणामी बल क्या होगा, F परिणामी बल F, ठीक। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे F1 वेक्टर F1 भी लिख सकते हैं, मतलब 1 पर कार्य करने वाला परिणामी बल कितना होगा। ये सब में देखिए, सब में क्या कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन निकाल लें, 1/4πε0 कॉमन निकल गया सब में से। और कोष्टक के बाहर देखिए Q1 Q2, इसमें Q1 Q2 बटा R12 यूनिट, प्लस यहाँ क्या है, Q1 Q3 बटा R13, ठीक, R13 प्लस इसी तरह डॉट 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 कहाँ तक, इसमें देखा जाए Q1 Qn बटा R1n यूनिट 1n, ठीक। यह Q1 पर कार्य करने वाला बल है, परिणामी बल है। इसी तरह से आपसे Q2 पर पूछ दिया जाए, Q2 पर कार्य करने वाला परिणामी बल कितना होगा, ठीक उसी तरह से अध्यारोपण के सिद्धांत से लिख सकते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से Q2 पर कार्य करने वाला परिणामी बल कितना होगा, 1/4πε0, ठीक उसी तरह से Q2 Q1 बटा R21
यूनिट R21 प्लस Q3। देखिए Q3 के कारण यहाँ पर Q3 और Q2 पर देखिए यहाँ से अब यहाँ तक की दूरी क्या होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी Q2 Q3, ठीक, Q2 Q3 बटा R23। देखिए 2 1 के कारण 1 था, अब यहाँ से यहाँ तक दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी प्रदर्शित कर रहा है 2 3, सही। तो फिर कितना हो जाएगा, प्लस डॉट 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 इसी तरह से देखिए R यूनिट, यहाँ पे यूनिट छूट गया, यूनिट 2 3 डॉट 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 प्लस Q2 QN R2N यूनिट 2N, सही। यह आधारोपण के सिद्धांत से Q2 पर कार्य करने वाला बल है। इसी तरह Q3 के लिए जब रहेगा, जब Q3 के पूछा जाए तो इसी तरह से Q3 लिखेंगे, तब 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 3 होगा, यहाँ पर 2 3 होगा, ठीक, यहाँ पर 2 4, इसी तरह से 3N तक होगा। मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत से यह सूत्र निकल कर आ रहा है। अध्यारोपण के सिद्धांत से अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश रखे गए हों, तो किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला परिणामी बल भिन्न भिन्न आवेशों के बलों के बीजगणित सदिशों के बराबर होता है, ठीक। ये है बहुल आवेशों के बीच किसी आवेश पर कार्य करने वाला परिणामी बल। ये किससे सिद्ध होता है, अध्यारोपण के सिद्धांत से सिद्ध किया जाता है, ठीक। हमारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए।